मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 275वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 54वां सूत्र चलेगा। क्या पूछना है पीछे से? तादल्पाख्यायाम इसमें जो अभ्र विलिप्ति देव हुआ अच्छा जी, इसमें अभ्र विलिप्ति यह पूरा ही शब्द देव को कह रहा है। तभी तो स्त्रीलिंग में आएगा। विशेषण होने के कारण से स्त्रीलिंग में आएगा, और विशेषण बन गया है समास होकर के। क्योंकि निष्ठांत के साथ समास किया गया है अभ्र शब्द का, तो बादलों से विलिप्त, अभ्र से विलिप्त कौन है? द्यौः। तो द्यौः के लिंग को ये लेगा। विशेषण हमेशा अपने विशेष्य के लिंग, वचन, विभक्ति इन सबको पकड़ता है। लेकिन विशेषण शब्द में भी एक बार मैंने शायद चर्चा भी की थी ये, कि विशेषण और विशेष में हम जब शास्त्रों में घुसते हैं तो बहुत प्रकार की भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं, विविधताएं। विशेषण भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये तो सामान्य रूप से जो प्रायः समझा जाता है शब्द बोलते ही, ये उस विशेषण की बात की है मैंने, कि विशेषण अपने विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन को पकड़ता है। लेकिन विशेषण का बहुत व्यापक अर्थ भी होता है। विशेषण का लिंग, विभक्ति अलग भी हो सकता है, वचन, और दूसरे शब्द का, विशेष्य का भिन्न हो सकता है। तो ऐसा कोई उदाहरण दे के दिखाओ मुझे। इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति। यह राम की पुस्तक है। तो रामस्य और पुस्तकम, इनमें क्या संबंध है परस्पर? या कोई भी संबंध नहीं है? या कोई भी संबंध नहीं है? स्वामित्व संबंध। हाँ, संबंध तो है ना। तो संबंध जहां भी जुड़ जाएगा किसी शब्द का किसी अन्य शब्द के साथ में, शब्द का शब्द के साथ में कह दो, या उस शब्द का जो वाच्य है, तो वाच्य का और दूसरे शब्द का जो वाच्य है, उनका परस्पर संबंध। जैसे राम एक मनुष्य, पुस्तक एक पदार्थ, इन दोनों का संबंध कह लो, या शब्द का शब्द के साथ संबंध। हम तो शब्द बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, तो हम वहीं तक सीमित रखेंगे अभी अपने लिए। तो यहाँ पर रामस्य और जब पुस्तकम का संबंध पता लग चुका हमें, तो संबंध लगते ही अब दो बातें निकल करके आएंगी कि क्या ये स्वतंत्र रूप से, अगर हम केवल रामस्य कह दें, स्वतंत्र रूप से ये शब्द अर्थ को बोल पाएगा? नहीं। केवल पुस्तकम कह दें, रामस्य ना बोलें, तब भी वो अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसका तात्पर्य कुछ तो दोनों में ऐसी विशेषता है जो एक दूसरे का संबंध जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अब कहा जाएगा कि रामस्य शब्द पुस्तकम का विशेषण है। अब तुरंत ही प्रश्न उठेगा कि ये फिर विभक्ति वचन भिन्न भिन्न क्यों हो गए? इधर षष्ठी विभक्ति, उधर प्रथमा विभक्ति। वचन भी भिन्न हो सकता है। मान लो दो व्यक्ति हैं, रामकृष्णयोः पुस्तकम अस्ति, वचन भी भिन्न हो सकता है। तो ये अंतर क्यों दिखाई दे रहा है हमें?
तो ये मैं जो कहा था ना कि सामान्य रूप से हम जो विशेषण विशेष्य का अर्थ पकड़ते हैं वो यूं ही लेते हैं कि विभक्ति वचन लिंग सब एक जैसा होना चाहिए। ये सर्वत्र नहीं घटेगी बात। ठीक है, अनुवाद की प्रक्रिया में हम देख लेते हैं ऐसा, लेकिन जब वाक्यार्थ मीमांसा में जाएंगे तो वहां पर विशेषण का अर्थ बहुत व्यापक बन जाता है फिर, क्योंकि पुस्तक एक विशेषता से युक्त है। यहाँ कौन सी? कि राम का स्वामित्व है उसके ऊपर, यही उसकी विशेषता हो गई। ये विशेषता भिन्न प्रकार की है। गाय का घी और भैंस का घी, तो घी तो दोनों घी तो शब्द दोनों में आ रहा है ना। तो घी दोनों में आने पर भी घी में दो घी रखे हैं, एक गाय का है एक भैंस का है, तो घी तो दोनों घी हैं, लेकिन विशेषता है नहीं है दोनों में। विशेषता है, देखो विशेषता भेद का जनक होती है, ये पीछे का बताया था मैंने कि विशेषता भेद को उत्पन्न करती है। तो भेद है दोनों घी में, क्यों? क्योंकि विशेषता है। अब विशेषता बोला हमने तो कोई विशेषण भी उसका बताना पड़ेगा हमें, तभी तो विशेषता होगी। तो गाय का और भैंस का ये बन गई विशेषण। तो क्या हम एक जैसी विभक्ति रखेंगे? नहीं। तो इस तरह से वाक्यार्थ मीमांसा में विशेषण का अर्थ बहुत व्यापक बन जाता है। तो ये तो बात चलो अलग हो गई। तो बात पूरी हो गई नहीं हो गई? क्या था प्रश्न? ये अभ्रविलिप्ति देव हाँ, को ही अभ्रविलिप्ति, तो देव का ये बनेगा विशेषण। वो जो आकृति गण की बात हो रही थी, तो आकृति गण जो शब्द है ना, कहीं कहीं तो ग्रंथकार अपनी व्याख्या में स्वयं कह देते हैं, मूल ग्रंथकार जैसे काशिका है या महाभाष्य है, ये मूल ग्रंथ ऐसे कहलाएंगे। तो स्वयं बोल देते हैं कि ये गण आकृति गण है। कहीं कहीं पर टीकाकार फिर उसके खोलते हैं विषय को, लेकिन आकृति गण न कह करके केवल नाम बोल देते हैं कि ये उस गण में होने से, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन गण में नहीं मिलता। जैसे क्या सूत्र, प्रश्न में क्या सूत्र आया था? द्वंद्व मनोज्ञादिभ्यश्च हाँ, द्वंद्व मनोज्ञादिभ्यश्च अवश्यम। आवश्यक शब्द बनाया था। तो आवश्यक शब्द में अवश्यम शब्द से वही प्रत्यय करके बनाया था। तो वहां पर मनोज्ञादि गण में देखा तो वहां तो अवश्यम शब्द का पाठ नहीं किया गया है, लेकिन जो व्याख्याएं जैसे कि पद्मंजरी है या न्यास है काशिका की, तो वहां पर उन्होंने आकृति गण तो नहीं कहा, लेकिन मनोज्ञादित्वाद वो तो स्वीकार तो कर लिया। अब स्वीकार कर लिया, वहां पाठ नहीं है, तो हम स्वयं ही समझ जाएंगे कि आकृति गण लेकर के हो रहा है। और ऐसे बहुत से स्थल आएंगे, और ये बात सर्वत्र घटा लो, आकृतिगण कहा है नहीं कहा है, यदि कोई साधु शब्द प्रयोग में आ रहा है और गण में उसका पाठ नहीं है और कार्य उसी सूत्र से हो रहा है जिस सूत्र में वो गण पढ़ा हुआ है, तो उसमें उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। और अच्छा, आचार्य जी बिल्कुल। हाँ, बोलिए। अस्वांग पूर्व पदार्थ, इसमें पूर्व पदार्थ नहीं कहते, तो क्या उसका मतलब अंतर तो नहीं पड़ता ना? अस्वांग पूर्व पदाद्वा क्यों कहा है? क्या प्रश्न दोबारा बोला? हम पूर्व सूत्र में भी पूर्व पद में ही कर रहे हैं, पूर्व पद से ही कर रहे हैं स्वांगवाजी। अस्वांग पूर्व पदाद्वा से पहला वाला सूत्र बहुरी अष्टांतोदात्ता, हाँ, वो भी पूर्व पद से ही कर रहा है न कहने पर भी। पूर्व पद से कर रहा है तात्पर्य? मतलब स्वांगवाची। हाँ हाँ, तो बहुरी शांतोदात्ता, जब इसने ये कहा कि जो उक्तांत बहुरी ही हैं अंतोदात्त, उनसे नीश प्रत्यय होता है, जी। तो तो यहाँ जो है ना प्रश्न, हाँ, बहुरी शांतोदात्ता, तो यहाँ जो है बहुरी समास में बहुरी समास लेकर के उक्तांत शब्द लिए गए। तो प्रश्न ये उठ रहा है क्या कि हाँ अन्य शब्द ले लें हम स्वांगवाचियों से भिन्न यहाँ पर? नहीं आचार्य जी, अस्वांग पूर्व पदार्थवा इस सूत्र में पूर्व पदार्थ नहीं कहते, तो भी हो जाता ना अस्वांगाद्वा।
तो पूर्व पदार्थ नहीं कहेंगे तो पर पद भी तो आ जाएगा, उत्तर पद वाला। मतलब न कहने पर भी हमने पूर्व सूत्र में तो ऐसा नहीं किए। स्वांग पूर्व पदार्थ में तो स्वांग नहीं लेना है, ये अर्थ है ना उसका। पूर्व पद में स्वांग नहीं आना चाहिए, पूर्व पद में स्वांग नहीं आना चाहिए, वो तो निषेध कर, यानी कि स्वांगवाची जो शब्द हैं उनका तो निषेध कर रहा है एक प्रकार से वो, कि विकल्प से यदि आपको इंग्लिश करना है तो उस अवस्था में पूर्व पद में स्वांगवाची शब्द न हो, बाकी सारी बातें वही आएंगी। क्योंकि इस बहुरी की अनुवृत्ति आगे जा रही है, तो अगले सूत्र में जो निषेध किया जा रहा है स्वांगवाचियों से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो उदाहरण बनेंगे, तो यहाँ उदाहरण हम स्वांगवाची न लें, यदि पूर्व में स्वांगवाची न लें तो अस्वांग पदार्थ का बन जाएगा विषय वो। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण कौन से आएंगे, जहाँ पर पूर्व पद स्वांगवाची है। जैसे अस्वांग पूर्व पदार्थ का यदि हम प्रत्युदाहरण निकालेंगे तो वहां पर ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा जो कि स्वांग है पूर्व पद में। जैसे यही उदाहरण तो बनेगा उसका, शंख भिन्नी, शंख भिन्नी आदि। तो वहां पर विकल्प नहीं कर पाएगा वो, शंख भिन्नी में विकल्प नहीं कर पाएगा। और यदि स्वांग नहीं है पूर्व में, जैसे उदाहरण क्या था उसका, शार्ंग, शार्ंग जगधा, तो वहां स्वांग पूर्व पद में नहीं है। बाकी सारी शर्तें पूरी हैं, बहुरी समास भी है, अंतोरात भी है, तांत शब्द भी अंत में आ रहा है, वो भी ले लिया, सारी चीजें हो गई, वहां पर विकल्प हो जाएगा। अच्छा, खाली इसकी दृष्टि में से हम पीछे का अर्थ करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कि तुरंत ही इसके आगे सूत्र आ रहा है, वह स्वांग पूर्व पदार्थ, तुरंत ही आ गया। तो तुरंत आ गया तो इस सूत्र के का विषय भी एक निश्चित हो चुका है कि अरे अगर हम इसको बहुत व्यापक बनाएंगे तो अगला सूत्र रोक देगा, क्योंकि विकल्प भी एक प्रकार से अपवाद के रूप में होता है, उसको विकल्पापवाद कहते हैं। और जब सर्ग सूत्र का अर्थ करते हैं तो अपवाद सूत्र को ध्यान में रखते हुए तभी अर्थ होता है उसका, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ करेंगे। तो यहां तक हो गया था ये अस्वांग पूर्व पदार्थ बना। अब आगे स्वांग शब्द लिए जा रहे हैं, क्योंकि अस्वांग पूर्व पद से यहाँ पर जो विकल्प कहा गया है तो स्वांगवाचियों में विकल्प फिर प्राप्त नहीं हो रहा था। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यहाँ पर कुछ और भी शर्त लगाई गई है, वो देखते हैं सूत्र में कि स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगोपधात्, स्वांगात पंचम एक वचनांतम च व्यापदम, उपसर्जनात् पंचम एक वचनांतम असंयोगोपधात् पंचम एक वचनांतम। तो स्वांगवाची तो लेनी ही है यहाँ पर, साथ में असंयोगोपधात् ये विशेषण भी लगा दिया। संयोग उपधा में नहीं होना चाहिए, तो संयोग उपधायाम यस्य, उसे कहेंगे संयोगोपध, और न संयोगोपधम असंयोगोपधम। तो ये किसका बनेगा विशेषण, पीछे से प्रातिपदिक या अतः ये शब्द आ ही रहे हैं, आकारांत लिए जाते हैं, उनका बन जाएगा ये विशेषण। और इसका भी विशेषण बनेगा फिर स्वांग शब्द, यानी अंगवाची तो हो, वो अंगवाची हो लेकिन उपधा में संयोग न हो, और साथ में उपसर्जन भी होना चाहिए। तो उपसर्जन जब कह दिया तो स्पष्ट है कि बहुरी समास से ही लिया जाएगा, है ना, नहीं तो अनुपसर्जनात् का अधिकार चल रहा था, तो अन्य समास न लेकर के बहुरी समास लेंगे। और बहुरी समास लेंगे लेकिन उपसर्जन अन्यत्र भी बन जाता है, जैसे तत्पुरुष समास में भी उदाहरण इसमें आएगा कि तत्पुरुष समास में भी दूसरे पद की, तत्पुरुष समास में क्या होता है वैसे,
जिस सूत्र से हम समास करते हैं तो प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, वो पूर्व पद ही रहता है, प्रायः देखा गया है। लेकिन कुछ स्थल, कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि जहां पर एक ही विभक्ति बनी रहती है दूसरे वाले पद में। तो उसका सूत्र कौन सा है? वहीं पहुंचो ना जहां उपसंज्ञा की गई है। हमारे दर्शन समास उपसर्जन एक विभक्ति चा पूर्व निपात। तो एक तो ये हो गया कि या तो प्रथमा निर्दिष्ट पद होना चाहिए, वो तो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन अन्य स्थलों पर यदि उपसर्जन संज्ञा की जाएगी तो कहाँ की जाएगी? जहां पर कि एक विभक्ति बनी रहती है। और साथ में ये भी कह दिया है कि पूर्व निपात वाला कार्य नहीं कर देना फिर, क्योंकि पूर्व निपात वाला कार्य तो फिर जो प्रथमा निर्दिष्टम सूत्र से जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसी का होगा। एक व्यक्ति जिसकी उपसर्जन संज्ञा कर रहा है उसका पूर्व निपात नहीं होगा। तो ऐसे स्थल भी मिल जाएंगे, इस सूत्र का जो विषय है वहां भी बन जाएगा। तो पहले बहुरी समास का अर्थ देखते हैं पहले कि स्वांगम यद उपसर्जनम, वही उपसर्जन होना चाहिए जो स्वांग है। और असंयोगोपधम, लेकिन ये सारा जो विशेषण बन रहा है जिस शब्द का, वो कहाँ होना चाहिए? अंत में, क्योंकि अतः की अनुवृत्ति आ रही है। तो तदंतात अदंतात अर्थात अकारांतात प्रातिपदिकात स्त्रियां विकल्पेन नीश प्रत्ययो भवति। तो उदाहरण पहले बहुरी समास का ले लिया कि चंद्र इव मुखम अस्याह, चंद्रमा के समान। हिंदी में हम का के की ऐसे जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। संस्कृत में देखो, चंद्र इव, तो क्या अर्थ निकला? यथा चंद्र अस्ति तथा, प्रथमा ही तो है ये। लेकिन हिंदी में का के की ऐसे बोल देते हैं, चंद्रमा के। अब क्यों बोला हमने? तो चंद्रमा के समान ये भी पूरा पूरा अर्थ नहीं है देखा जाए तो। चंद्रमा के मुख के समान मुख है जिसका, ऐसे भी अर्थ करते हैं, उत्तर पद का लोप कर देते हैं ना। और पूरे ही चंद्रमा को ले लिया है तब भी कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ विग्रह किया चंद्र एव मुखम अस्याह, लेकिन पीछे देखा होगा तुमने समास के प्रकरण में आया था ना, चंद्र से मुखम एवं मुखम स्याह, तो उत्तर पद का लोप कर दिया गया था, बहुरी समास में हो जाता है। उष्ट्रमुखी ऐसा उष्ट्रमुखी सह समासो विभक्ति लोपः पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम से, ये सूत्र बहुरी समास करने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहे? उष्ट्रमुख उदाहरण है। हाँ, उष्ट्रमुख में भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि पूरे ऊंट के समान थोड़ी मुख बनेगा किसी का। पूरी ऊंट की आकृति नहीं लेते हैं, लेकिन चंद्रमा का क्योंकि सौंदर्य, थोड़ा सुंदरता का वर्णन होता है उसमें, तो पूरे चंद्रमा को ले लिया। अब उसका मुख तो ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए बिना मुख के भी विग्रह कर सकते हैं और मुख लगा करके भी अन्य शब्दों के साथ में विग्रह कर देते हैं। तो यहाँ बहुरी समास करके अब ये जो मुख शब्द है, क्योंकि बहुरी समास में सारे ही पद होते हैं उपसर्जन, हमें तो अगला वाला देखना है, पूर्व वाला हो या न हो, वो इस सूत्र का विषय नहीं है। जो अगला पद है वो यहाँ पर उपसर्जन है, मुख शब्द। और बाकी जो विशेषण है इसमें असंयोगोपद है, अकारांत है, स्वांगवाची है, सारी बातें आ गई। तो जिस पक्ष में नीश कर लेंगे तो चंद्रमुखी, अब क्योंकि विकल्प से कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष में अकारांत होने से अजाद्य तष्टा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा लिया है अतिक्रांता। इसमें उपसर्जन का बात समझ नहीं आया। उपसर्जन का बात समझ में नहीं आया तो उपसर्जन, ये चंद्र और मुख शब्द, इनका नाम कुछ रखोगे नहीं समास किया गया है तो? भाई चंद्र और मुख ये दोनों, हम जो समास कर रहे हैं अनेक मन्य पदार्थ से ले लो या एवेन सह समास, ये असल में वहां लगाते हैं जहां पर विभक्ति का लोप नहीं करना होता है। एवेन सह समासः विभक्त्य लोपः, ठीक है ना, विभक्ति अलोप। यहाँ पर हम अनेक मन्य पदार्थ से ही कर लेंगे। तो अनेक मन्य पदार्थ से जब किया गया तो अनेकम में प्रथमा विभक्ति है,
तो प्रथमा होने के कारण से एक से अधिक पद जो भी आ रहे हैं समास के अंदर, सभी का नाम तो होगा उपसर्जन। तो चंद्र शब्द भी उपसर्जन, मुख शब्द भी उपसर्जन। लेकिन सूत्र को क्या चाहिए? केवल अंतिम पद मुख, बस वो मिल गया उसको उपसर्जन। चंद्र पर ध्यान नहीं है उसका, इसलिए उपसर्जन है ये। और मुख ऐसा है, इसमें संयोग तो है नहीं, उपधा में खकार है लेकिन खकार संयोग नहीं है। अतिक्रांता के शान में जो उपसर्जन बनाया जाएगा, तो वहां पर एक व्यक्ति चापूर्व निपाते लगाएंगे, और वहां पर अति शब्द और केश शब्द, वहां भी दोनों उपसर्जन है। अति उपसर्जन है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, है या नहीं है? अत्यादयः क्रांतात्यर्थे, जब ऐसे बोलेंगे तो अत्यादयः में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। प्रथमा। अति शब्द भी हो गया उपसर्जन, और केशान इसलिए हो गया कि अतिक्रांत में चाहे कुछ भी व्यक्ति लाते रहो। अतिक्रांता केशान, अतिक्रांताम केशान, अतिक्रांतया केशान, वो केशान ही रहेगा, एक ही व्यक्ति रहेगी। तो इसलिए एक व्यक्ति जापुर निपाते से केश हो गया उपसर्जन, यही चाहिए था इसको। इसको अति से लेना देना नहीं है कुछ भी। तो यहां पर भी इसने नीश प्रत्यय कर दिया, अतिकेशी और अतिकेशा। अब ये है किसका विशेषण? माला का। तो माला केशों को अतिक्रांत करके इसका क्या अर्थ हुआ? बोलो। बहुत ज्यादा लगा दिया। बालों से लंबी है माला। हाँ, लंबाई में देखेंगे। लंबाई में आगे के हिस्से में तो लंबाई आएगी माला के, पीछे तो लंबाई बढ़ाते नहीं है उसकी, क्योंकि दिखाई सामने वाले को दिखाना है माला। तो आगे का हिस्सा जो है वो ऐसा नहीं है कि आगे तो यहाँ तक पहन लिया, पीछे को लंबा कर दिया उसको। ऐसे नहीं पहनते माला के लिए, क्योंकि बालों से लंबाई नाप रहे हैं तो बाल तो पीछे होते हैं। लेकिन यहाँ बालों की जितनी लंबाई है, कहने का तात्पर्य उससे अधिक है, अधिक लंबाई की। अच्छा, साधारणतया बहुत कम इतना तो रखते हैं, बाल को छोड़ते वो तो हैं। वैसा होता है जो आभूषण के रूप में होता है ना, जैसे सोने का स्वर्ण, वो तो इतना लंबा नहीं पहना जाएगा, केवल यहाँ गले गले में ही प्रायः होता है, उसको हार भी कह लो या कुछ भी कह लो। लेकिन माला जो होती है, माला मतलब क्या है? फूल है ना, फूल के माला। फूल, हाँ, फूलों की माला। ये वो मटर माला नहीं है, जो मटर माला आभूषण को बोलते हैं। सोने की बनती है जो। आजकल नेताओं को नहीं देखा है? नेता कभी कभी उनका सम्मान स्वागत करते हैं, तो इतनी बड़ी माला 20 आदमी उसको पकड़ते हैं, देखा है नहीं? और उसके अंदर ऐसी खड़ी कर लेंगे कैमरे के सामने, बहुत सारे लोग घुस जाते हैं उसके अंदर, एक ही माला के अंदर। बहुत लंबी लंबी बनाते हैं, कितने सारे कई किलो फूल हैं, क्विंटल तक फूल आ सकते हैं उसमें। तो सामान्य सूत्र है, कोई वैसा नहीं है जाते व्यापक। चलो आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पर अतिक्रांता में वो जो समास करेंगे अत्यादेह क्रांता अत्यर्थे आदि, तो उसे अति का समास हो जाएगा यहाँ पर। इन्होंने कुगति प्रादेय लिखा है, कोई बात नहीं है, प्रादियों में आई जाता है अति शब्द। आगे है नासिको दरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच्य। अब ये सूत्र एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां कहा गया था कि असंयोगोपध वाली बात को देखो पहले। यहाँ कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो संयोगोपध हैं, जैसे दंत, कर्ण, श्रृंग, ओष्ठ, ओष्ठ भी है, नहीं जंघा भी, हाँ, ओष्ठ, जंघा, दंत, कर्ण, श्रृंग, ये संयोगोपध है कि नहीं है? एक पकड़ लो, जैसे ओष्ठ, कौन सा है इसमें उपधा का वर्ण? उपधा किसका नाम है? ठकार। तो ठकार संयोग कहाँ है? संयोग तो एक से अधिक का होता है। करो संयोग शकार और कैसे ठकार। है? शकार और ठकार। नहीं, केवल ठकार, उपधा पकड़नी है। संयोगोपध, केवल उपधा संयोग दिखाओ कैसे है? उपधा में संयोग है। उपधा में क्या होता है ये? उपधा कोई कमरा है, उपधा कोई कमरा है, सो उसमें कोई रह रहे हैं और लोग?
नहीं, उपधा ही संयोग है। उपधा तो उपधा ही है बस। अलवंत्या पूर्व उपधा, सीधी सी बात है। जो अंतिम अल से पहला वर्ण है वही उपधा है। और उसमें इतनी जगह तो है नहीं कि और वर्ण समा जाए। फिर तो फिर अंत्य अल क्या हुआ? अलवंत्यात, अंतिम अल से पूर्व वर्ण, एक वर्ण मात्र बस। तो होता ये है ना कि हम जब संयोग बोलते हैं, ठीक है, एक से अधिक का संयोग होता है। जैसे उस दिन शरीर की बात हो रही थी कि सारे अंगों से मिलकर के शरीर बनता है, लेकिन शरीर में जो अलग अलग अवयव हैं वो भी तो शरीर हैं। जो अलग अलग अंग हैं उनको भी शरीर शब्द से बोल देते हैं। तो अलग अनेक वर्णों से मिलकर के संयोग नाम हुआ, लेकिन प्रत्येक वर्ण का नाम भी संयोग बन जाता है फिर, क्योंकि उसके वो घटक हैं। जैसे विभक्ति की बात थी वहां पर कि तीन तीन का नाम विभक्ति रखते हैं हम। तो तीन तीन का नाम विभक्ति रखते हैं तो फिर उसमें जो एक एक है उसका भी नाम विभक्ति है, उसका विभक्ति का ही तो भाग है वो। वैसे ही यहाँ पर घटाएंगे। तो नासिको, हाँ, और नासिका उदर जो है ये बहुत अच वाले हैं। तो अगला सूत्र आ रहा है न क्रोडादि बहुवचः। वो निषेध कर रहा है, इसलिए यहाँ प्राप्ति दिखानी है इन दो शब्दों में। तो संयोग उपधा वाले में तो पूर्व सूत्र रोक रहा था, बहुवच वाले में अगला सूत्र रोक रहा था। पिछले सूत्र को रोकना तो नहीं कहेंगे, विकल्प से प्राप्त करा रहा था वो, ठीक है ना। विकल्प से तो ये भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर असंयोग गोपध कहने से निषेध ही हो गया एक प्रकार से उसका, और बहुवच में अगले सूत्र से निषेध हो गया। तो दोनों को मिला करके जहां प्राप्ति दिखानी है वो शब्द इस सूत्र में पढ़ दिए गए हैं। तो नासिको दरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगार पंचम एक वचनांतम च व्यपदम। सारी बातें पीछे की ले लेंगे, केवल असंयोगो पद को हटा देंगे। तो नासिका उदर ओष्ठ, जंघा दंत कर्ण श्रृंग इत्येवम् अन्तात् स्वांगवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियां वा ङीष प्रत्ययो भवति। तो ये शब्द अंत में आएंगे, उपसर्जन भी रहेंगे और स्वांगवाची भी रहेंगे। तो एक एक उदाहरण जैसे नासिका का लिया, नासिका स्वयं स्त्रीलिंग का शब्द है, तो विग्रह करते समय भी हमें स्त्रीलिंग में ही विग्रह करना होगा। तुंगा नासिका, अब यहाँ पर दोनों शब्द स्त्रीलिंग के आ गए। अब तो समास करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा हमें? तुंगा तो नहीं है समास में, तो तुंग दिखाई दे रहा है अंत में, तुंगा नासिका यस्याह। तो क्या करते हैं यहाँ पर फिर बहुरी समास करके? तुंगा को ह्रस्व करना होगा ना। तो स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरण स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, पुंवद भाव जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। पुंवद भाव होकर के क्या करेंगे? पुल्लिंग के समान। तो तुंग आता है पुल्लिंग में, वो बन गया, उसको ह्रस्व कह लो या पुल्लिंग कह लो, एक ही बात है। नासिका को ह्रस्व नहीं करेगा वो। तो तुंग नासिका ये बना शब्द। अब इस शब्द में देखते हैं तो नासिका अंत में आ गया है, संयोग स्वांगवाची है, और अगले सूत्र से निषेध की प्राप्ति हो रही थी, इसने ङीश की प्राप्ति कर दी विकल्प से। तो जिस पक्ष में ङीश कर लेंगे तुंग नासिकी, और नहीं तो टाप हो जाएगा तुंग नासिका। उदर शब्द स्वांगवाची है, तो तिलोदरी, अब विग्रह कर लो ऐसे ही, जिसके पेट पर तिल का तिल होता है ना, एक काला सा धब्बा निशान डॉट, तो तिलम उदरे यस्याह तिलोदरी। तो ये तो बहुरी समास चल रहा है, उपसर्जन हो ही रहे हैं सारे। ऐसे ही अगला ओष्ठ शब्द के साथ में कि बिंबम एव ओष्ठौ यस्याह, ओष्ठ दो होते हैं तो दोनों को ले लिया है, दोनों की उपमा दी जा रही है। और बिंब के समान जो बताया जा रहा है, तो बिंब से तात्पर्य यहाँ पर एक बिंब जो फल होता है तो लाल कलर का होता है वो। तो ओष्ठों में सुंदरता लालिमा से ही दिखाई देती है, तो जिसके ओष्ठ बिंब के समान है। तो बिंबम इव, इवार्थ में बहुरी समास। तो बिंबोष्ठी बिंबोष्ठा, ये संयोगोपद था शब्द पूर्व सूत्र से, विकल्प से वहां पर जो प्राप्ति दिखाई थी तो संयोगोपद में निषेध कर दिया गया था।
आगे जंघा शब्द के साथ में भी जब विग्रह करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे नासिका शब्द के साथ में किया था, क्योंकि जंघा शब्द स्त्रीलिंग में आता है। तो कैसे करेंगे विग्रह? दीर्घा जंघा या दीर्घे जंघे? अगर एक जंघा को लंबी कर दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी चलने में। तो दोनों को ही ले लेते हैं। तो दीर्घे जंघे यस्याः, तो दीर्घ जंघी दीर्घ जंघा, यहां भी दीर्घा शब्द को स्त्रिया पुंगवत भाषित से पुंगवत भाव हो जाएगा। आगे दंत शब्द के साथ में तो समदंती। अब यहाँ पर एक वचन से विग्रह करेंगे या बहुवचन से करेंगे? बहुवचन से। क्योंकि एक, वैसे पहली बात तो यह है कि समानता एक में कभी होती नहीं है, कम से कम दो तो लाएंगे भाई, दो दांत ही समान हो जाएं एक आकार के, या दो से अधिक, तो बहुवचन में या द्विवचन में विग्रह कर सकते हैं। तो समाह दंता यस्याः, समान दंत हैं जिसके, तो समदंती समदंता, सारे विशेषण है ये। कर्ण शब्द के साथ में समास करेंगे तो कर्ण में भी हम द्विवचन से ही विग्रह कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही सुंदरता एक जैसी ही कहलाती है। तो चारु शब्द आ रहा है, चारु अच्छे को बोलते हैं, सुंदर को बोलते हैं, तो जिसके कान सुंदर हैं। चारु कर्णौ यस्याः, तो चारु कर्णी चारु कर्णा। अब श्रृंग शब्द आ रहा है तो महिला को मत ले लेना, वहां तो सींग होते नहीं है, तो पशु को ले लेंगे, गाय भैंस आदि। तो भैंस के तो वैसे तीक्ष्ण नहीं होते हैं, देखा होगा कि भैंसों की जो सींगों की बनावट होती है प्राय करके, वो अंतिम जो भाग होता है वो मुड़ जाता है उसका। सीधे सींगों वाली भैंसें मेरी दृष्टि में तो नहीं आई है, हो सकता है कहीं होती भी हो किसी प्रांत में। लेकिन गायों के सींगों में तो बहुत विविधताएं देखी जाएंगी अलग अलग प्रांतों में, कहीं बहुत लंबे सींग, कहीं सींग ही नहीं होते, कहीं सींग लटकने वाले होते हैं, देखे नहीं, कपिला जिसको बोलते हैं गाय को, ऐसे उठाओ सींग को उठ जाएगा ऊपर को, छोड़ दो तो नीचे गिर जाएगा, ऐसे उठाओ तो उठ जाएगा, नीचे गिर एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल, मुड़ेगा तो नहीं वैसे, लेकिन वो जो है जड़ में वो वैसा कठोर नहीं होता है, जुड़ा हुआ, जैसे हम हाथ को मोड़ लेते हैं ऐसे करके वो नीचे को ही गिरे रहते हैं उसके हमेशा। तो कभी कभी तो वो ऐसी बनावट उनकी आती है कि आंख में घुसने लगते हैं उसके, तो काटना पड़ता है फिर उनको, नहीं तो आंख में हानि पहुंचाते हैं वो घुस करके। तो ऐसे भी सींग होते हैं, टेढ़े मेढ़े सींग भी, और बहुत तीक्ष्ण, तो यहाँ तीक्ष्णता में नुकीले, तो तीक्ष्णे श्रृंगे यस्याः, द्विवचन में दोनों सींग एक जैसे होते हैं प्राय, तो तीक्ष्ण श्रृंगी तीक्ष्ण श्रृंगा, ये बन जाएंगे यहाँ पर। जाति कर है? कर्नाटक की जाति गाय, हाँ बहुत तीक्ष्ण तीक्ष्ण है, और राजस्थान में देखा है मैंने, वहां तो बहुत लंबे लंबे सींगों वाली वो जब चलती हैं सड़क पे तो बहुत रास्ता घेर करके अपने शरीर से भी अधिक चौड़ाई घिर जाती है उनकी, बहुत बड़े बड़े सींग ऐसे भी देखे। इसमें जो शब्द है बिंबोष्ठी और बिंबोष्ठा, यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि बिंब का और ओष्ठ का समास करेंगे तो ये तो वृद्धि होनी चाहिए, और कि आगे औ आ रहा है ना, तो ओ आ रहा है तो वृद्धिरेचि लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक वार्तिक दिया हुआ है संधियों के प्रकरण में काशिका में कि ओत्वोष्ठयोः समासे वा पर रूपम वक्तव्यम, ओतु और ओष्ठ ये दो शब्द, इनके पर रहते जब समास करते हैं तो उस अवस्था में पर रूप हो जाता है विकल्प करके। तो यहाँ पर पर रूप वाला इन्होंने पक्ष लिया है, तो बिंब का और ओष्ठ का पर रूप हो गया है, ठीक है ना, इसलिए वृद्धि नहीं हुई है, बिंबोष्ठी बिंबोष्ठा। ओत्वोष्ठयोः समासे वा पर रूपम वक्तव्यम। अब अगला देखते हैं सूत्र, आगे है न क्रोडादि बहुवचः, स्पष्ट है कि निषेध कर रहा है सीधा ये। अब प्राप्ति किस किस से थी, तो जैसा पीछे कहा गया है उन सब से जो प्राप्ति है उसका इसने निषेध कर दिया।
तो किससे प्राप्त है भाई? नासिको दरुष्ट तो इसी का ही एक तरह से अपवाद बन गया है और स्वांगात का अपवाद बन गया। तो स्वांगात चोपसर्जनात्, इससे जो प्राप्ति है उसका ये निषेध कर रहा है। तो न अव्यपदम क्रोडादि बहुवचः पंचमे वचनांतम। अब इसमें दो शब्द हैं, क्रोडादि और बहुवच, दोनों में समास है। क्रोड आद्रियेषाम ये गण हो गया, और बहवः अचः यस्मिन ये शब्द का बनेगा विशेषण, जिसमें एक से अधिक अच हैं, उसे कहते हैं बहुवच। एक से अधिक क्या, बल्कि यहाँ दो से अधिक कहा जाएगा, दो से अधिक हैं तो बहुवच। एक से अधिक को तो अनेक बोल देते हैं, लेकिन बहु शब्द फिर एक से अधिक नहीं, दो से अधिक होना चाहिए। जैसे बहुवचन बोलते हैं ना हम लोग, तो बहुवचन का तात्पर्य दो से अधिक, क्योंकि दो होते हैं तो द्विवचन शब्द अलग से आता है उसके लिए। तो बहवः अचः यस्मिन तो स्वांगात च उपसर्जनात्, स्वांगवाचिनः उपसर्जनात् अर्थात उपसर्जनी भूताः क्रोडादयः बहुवचश्च तदन्तात् प्रातिपदिकादि स्त्रियां नीश प्रत्ययो न भवति, निषेध हो गया। तो पहले क्रोडादि शब्द है सूत्र में, तो क्रोडादि गण का उदाहरण पहले दिया इन्होंने। क्रोड किसे कहते हैं? गोद, गोदी, गोद। तो कल्याण कारक है गोद जिसकी। अब क्रोड शब्द यदि नपुंसक लिंग में है, उसमें देख लेना कोश में, तो कल्याणम क्रोडम यस्याह, अगर लेकिन हाँ, क्रोड शब्द स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है, लिंगानुशासन में इसको स्त्रीलिंग में रखा गया है। तो क्रोड़ा शब्द ही है ये, नित्य स्त्रीलिंग है ये, तो इसलिए विग्रह करते समय इसको लिख लो यहाँ पर, कल्याणी क्रोड़ा अस्या। इनको दिखाना चाहिए क्योंकि क्रोड़ शब्द एक विशेष है यहाँ पर, तो क्रोड़ा स्त्रीलिंग में आता है। कल्याणी क्रोड़ा अस्या, कल्याणी उसका विशेषण बनेगा। अब यहाँ पर कल्याणी को फिर पुंगवत भाव करने का ध्यान रखना है, स्त्रियः पुंगवत भाषित से, तो कल्याण बन जाएगा। तो कल्याण क्रोड़ा। अब यहाँ पर नीश का निषेध जो प्राप्ति हो रही थी स्वांगा चोप सर्जनाथ से, उसका निषेध किया है, तो टाप हो जाएगा फिर। ऐसे ही खुर शब्द आ रहा है क्रोडादि गण में। अब कल्याण क्रोड़ा तो हम महिला को भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं जिसकी गोद कल्याणकारिणी है, परमात्मा का भी नाम कल्याण क्रोड़ा है। और खुर जब लगाएंगे हम तो पशु में ही घटेगा, ये मनुष्य में तो घटेगा नहीं। तो वहां कल्याणः खुराह यस्याह, जिसके अच्छे खुर हैं, कल्याण से तात्पर्य यहाँ पर कोई भला करने वाले नहीं है खुर, वो अच्छे हैं कहने का तात्पर्य। तो बकरी के लिए कहा है इन्होंने कल्याण खुरा। अब बहुवच का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जघन और ललाट होंगे सारे स्वांगवाची ही शब्द, क्योंकि उसी का तो अपवाद है ये स्वांगा चोपसर्जनाथ का। तो क्रोड, खुर, जघन, ललाट सब स्वांगवाची शब्द हैं, शरीर के अंग हैं। तो पृथु जघना, पृथु जघने यस्याह, जघन वही जंघा जैसे पीछे आया था उसी तरह से। तो यहाँ वहां क्या था, दीर्घ शब्द था, यहाँ पृथु, पृथु माने मोटा, मोटे जांघों वाली, तो पृथु जघना। महाललाटा, यहाँ ललाट शब्द है, ललाट पुल्लिंग में आता है, तो महान ललाटो यस्याह, जिसका ललाट मस्तक बड़ा है, बड़े आकार का है, तो महाललाटा। ये बहुत अच वाले हो गए, जघन में 3 अच हैं, ललाट में भी 3 अच हैं। अब निषेध में एक सूत्र और जोड़ दिया इन्होंने, बल्कि 2 हैं और निषेध के। तो अगला है सह नए विद्यमान पूर्वाच। इसमें क्रोडादि गण को आकृति गण मान लिया गया है, इसलिए कोई गणना करने की आवश्यकता नहीं है। सह नए विद्यमान पूर्वाच्य। आचार्य जी, स्वांगाच उपसर्जनात् में उपसर्जनात् क्यों कहेंगे? पीछे से बहुव्रीहि का ही प्रसंग है ना। बहुव्रीहि का क्या है? ही प्रसंग है। हाँ, तो
उपसर्जन नहीं, बहुव्रीहि का प्रसंग है तो क्या बात हो गई? उपसर्जन ही होंगे वो। हाँ, तो मैंने उसका बताया था ना प्रत्युदाहरण। जैसे अगर हम स्वांगा चोप सर्जनाथ का प्रत्युदाहरण देखें तो बहुव्रीहि समास तो हमें दिखाई देगा। जैसे हम हम्म, नहीं, ऐसा है ना, इन्होंने गलती की है इसमें। अब ध्यान आया मुझे, इन्होंने एक अशुद्धि लिख दी है, संभाल दो इसको। अच्छा है तूने याद दिला दिया कि स्वांगा चुप सर्जनाद असियों को पधार। इसमें उपसर्जन कहने मात्र से ही पता लग रहा है कि बहुव्रीहि की अनुवृत्ति समाप्त हो चुकी है। और काशिका में तो स्पष्ट ही इसमें लिख दिया गया है कि बहुव्रीहि तात अंतो दातात इति सर्वम निवृत्तम। संदेह दूर कर दिया उन्होंने बिल्कुल ही। और इन्होंने जो बहुव्रीहि की अनुवृत्ति दिखाई है नहीं इसमें। नहीं दिख नहीं, कहाँ दिखाई है? अनुवृत्ति है नहीं इसमें, हाँ अनुवृत्ति नहीं है और अर्थ में भी नहीं है। ठीक तो है। हाँ जी, पीछे से बहुव्रीहि ही आ रहा है, तो हाँ, इसमें उपसर्जन क्यों कहेंगे? बहुव्रीहि में उपसर्जन है अभी ही। तो कहेंगे कि बहुव्रीहि हटाना है। अरे यही तो प्रसंग चल रहा है, और क्या चल रहा है? अगर यहाँ पर उपसर्जन नहीं कहेंगे, है ना, बहुव्रीहि को हटाना है, बहुव्रीहि की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं लानी है, तो उस अवस्था में जब उपसर्जन बोला जाएगा तो उस अवस्था में फिर हम जो अन्य समास हैं, जैसे कि हमने नए समास कर लिया। नए तत्पुरुष समास होता है ना नए सूत्र से। जैसे न विद्यते शिखा यस्याः, जिसके शिखा नहीं है ना, तो शिखा नहीं है, बाल कटा लेती हैं बहुत सी महिलाएं ऐसी, तो जिसके शिखा नहीं है तो वहां पर अब शिखा स्वांगवाची होने पर भी, और वहां पर ये अशिखा बनेगा, अशिखी नहीं बनेगा वहां पर। तो उस स्थलों पर प्राप्ति होगी। तो इसलिए यहाँ पर उपसर्जन लिया गया है। दूसरा यह है कि बहुव्रीहि को इसलिए भी हटाना आवश्यक है कि अगर हम बहुव्रीहि को नहीं हटाएंगे तो अतिकेशी अतिकेशा यहाँ नहीं लग पाएगा सूत्र ये, क्योंकि यहाँ तो तत्पुरुष समास हुआ है गोगति प्रादेय से। तो इसलिए उपसर्जन शब्द ही ये बता रहा है कि आप बहुव्रीहि की अनुवृत्ति ला सकते थे, और ला करके उपसर्जन स्वयं ही बन जाते सारे शब्द। फिर भी आपने पढ़ा है उपसर्जन, इसका तात्पर्य हुआ कि बहुव्रीहि को हटा करके हमें बहुव्रीहि से अन्य समासों में भी उपसर्जन मिल जाएगा, वहां वो भी उदाहरण इसके बन जाएंगे। ये था। तो क्या चल रहा था सूत्र? सहन विद्यमान पूर्वाच्य। तो सहन विद्यमान पूर्वात पंचम में क्वचनांतम च व्यपदम। अब यहाँ पर तीन शब्द अलग अलग हैं। ये ऐसा नहीं है कि सह न इनकी विद्यमानता, वो विद्यमान शब्द अलग है। तो सह च न च विद्यमानम च, और ये तीन पूर्व में, पूर्व शब्द के साथ में फिर बहुव्रीहि समास कर देंगे। तो इन शब्दों के पूर्व रहने पर यह सूत्र निषेध करेगा। तो स्पष्ट है कि प्राप्ति तो हम पीछे से ही लेंगे। जैसे स्वांगा चोप सजनाथ से प्राप्ति हो रही थी, और नासिको दरुठ जंघादंत कर्ण श्रृंगाच, इसने भी प्राप्ति दिखाई। लेकिन इन सब ने अंतिम शब्द को ही तो पकड़ा है, स्वांगवाची होना चाहिए। ये किसको पकड़ रहा है? पूर्व वाले को। ये आग ठीक है अंत में स्वांगवाची है, लेकिन पहले पूर्व जो शब्द है समास में, वो इन तीन में से अगर आपने कोई लगाया है तो पिछले सूत्र नीश नहीं कर पाएंगे। दोनों में से कोई भी, तो उन दोनों का ये अपवाद है ये। तो सह न विद्यमान इत्येवं पूर्वात उपसर्जन स्वांग शब्दांताद स्त्रियां नीश प्रत्ययो न भवति। तो पहले सह का उदाहरण दिया, सह केशैहि। तो सह केशैहि, सह केशई का क्या अर्थ हो गया? केश सहित सह केशई वर्तते कह सकते हैं, पूरा अगर बढ़ाना है अर्थ को तो केश विद्यमान है जिसके। तो यहाँ पर सह केशई, तो सह का और केश का
समास किया गया, सूत्र कौन सा होगा समास का? तेन सहित तुल्य हो गए। सह के साथ में बहुरी समास करने का सूत्र एक ही है, तेन सहित तुल्य हो गए। इससे बहुरी समास कर लिया, बहुरी समास करके बन गया ये उपसर्जन। और उपसर्जन होने के कारण से दोनों ही है उपसर्जन, सह शब्द भी और केश शब्द भी। अब दोनों उपसर्जन है तो क्या अंतर आएगा? जो केश उपसर्जन है तो ये सूत्र का विषय बन गया इसका। सह उपसर्जन है तो सह को स आदेश करने में सरलता हो गई हमें। कौन सा सूत्र? सहस्य सह संज्ञायाम ग्रंथांताधिके च द्वितीये चानुपाख्ये अव्यभावे च काले उपसर्जनस्य वोपसर्जनस्य वा उपसर्जनस्य विकल्प करके होता है। यहाँ इन्होंने जो स आदेश हो गया है वो उदाहरण ले लिया है। तो पूर्व वाले उपसर्जन के कारण से सह को स आदेश हो गया और केश उपसर्जन है तो ये सूत्र का विषय बन गया। तो यहाँ पर जो प्राप्ति हो रही थी स्वांगा चोप सर्जनाथ से प्राप्ति हो रही थी, इसने निषेध कर दिया तो टाप हो जाएगा सकेशा। ऐसे ही नए के साथ में, तो नए के साथ में जो समास किया गया है तो अविद्यमान शब्द बोला गया, क्योंकि बोले कैसे? तो अविद्यमानः केशाः अस्याः, जिसके केश है ही नहीं। अब यहाँ पर अविद्यमान शब्द बोलेंगे तो अविद्यमान पूर्व पद हुआ, केश उत्तर पद हुआ, तो अविद्यमान केशा होना चाहिए उदाहरण इसका। तो यहाँ क्या करेंगे कि एक वार्तिक आता है कि नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहि उत्तर पद लोपश्च। अब यहाँ इन्होंने दिखाया तो ठीक है। नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहिर्वा उच्च उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य। तो ये जो वार्तिक है ना, ये क्या कहता है कि नय नय जो है अस्त्यर्थ में यदि हम नय का समास करते हैं, जैसे विद्यमान शब्द है ना नय के आगे, वो अस्थि के अर्थ में आ रहा है, तो बहुव्रीहि के साथ साथ बहुव्रीहि समास तो हो ही जाएगा, लेकिन उत्तर पद को हटा देना है। उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य, विद्यमान शब्द का लोप हो जाएगा, तो नय रह गया, केवल न का नकार का लोप होकर के अकेशा। तो ये तो हो गए सह और नय के उदाहरण। अब ये विद्यमान तीसरा है तो विद्यमान है केशा स्या, विद्यमान केशा। विद्यमान है के आगे विसर्ग लगा लेना, जो विग्रह दिया इन्होंने विसर्ग छूट गए हैं। विद्यमान केशा, केशा भले ना हो क्योंकि आगे आ रहा है और सह नय विद्यमान। और क्या है आगे? अब यहाँ पर जैसे ये तो हो गया स्वांगा चुप सजनाथ का अपवाद। दूसरा जो नासिको दरुष्ठ सूत्र है, इसका भी अपवाद दिखाना है, तो एक उदाहरण उसका ले लिया नासिका शब्द लगा करके। तो स नासिका, अनासिका, विद्यमान नासिका, सह नय विद्यमान, तीनों के साथ में। तो स नासिका में नासिकया सह वर्तते, अनासिका में अविद्यमाना नासिका अस्याह, विद्यमान का लोप हो जाएगा, और विद्यमाना नासिका अस्याह, इस तरह से विग्रह हो जाएगा तीनों का। एक और रह गया निषेध का, नख मुखात संज्ञायाम। नख मुखात पंचमे कुशनांतम संज्ञायाम सप्तमे कुशनांतम। अब नख और मुख दो शब्द यहां पर लिए गए, अब ये अंत में आएंगे और संज्ञा साथ में शर्त लगा दी गई है, किसी का नाम यदि रखा जा रहा है तो वहां पर यह सूत्र लगेगा, वो मीश का निषेध कर देगा। तो नखांतात मुखांताच प्रातिपदिका संज्ञायाम विषय स्त्रियां मीश प्रत्ययो न भवति। तो पहले नख का उदाहरण ले लिया है, शूर्पम इव, शूर्प होता है ना जिसे अन्न को क्या कहेंगे, छानना या फटकना? फटकना, पुनित करना। हाँ, हिंदी में फटकना बोलते हैं इसको। छानना तो चालनी से होता है,
है, छालनी, चालनी, चलनी, तितऊ। और फटकना होता है शूर्प से। और ये शूर्प और तितऊ ये दोनों शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए प्रसिद्ध भी हैं कि मंत्रों में आए हुए हैं, बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्याएं फिर उनकी की जाती हैं। तितऊ उसमें आता है ना, सक्तुमेव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। ऐसे ही शूर्प शब्द भी बहुत प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ पर नख जो शब्द है, ये नख पुल्लिंग में भी उसमें पुल्लिंग में भी आता है, नपुंसकलिंग में भी आता है। इन्होंने नपुंसकलिंग का विग्रह कर दिया है, पुल्लिंग का भी हो सकता है। शूर्पम एव नखः या नखम अस्याः। और आजकल तो ये फैशन चल पड़ी है नख रखाने की, और वास्तव में शूर्प के समान ही लगते हैं फिर वो, क्योंकि उनका आकार ऐसा होता है ना कि शूर्प में क्या होता है, दोनों ओर से थोड़ी सी किनारी ऐसी होती है ना, तभी तो बीच में सामान अन्न आ पाएगा जिससे किनारे से गिर न जाए। तो ऐसे ही नख कैसा होगा, बढ़ेगा तो ये भी थोड़ी सी किनारी वैसी बन जाती है, तो शूर्प के समान बन जाता है। लंबाई बढ़ा दी गई उसकी, रखा देते हैं लोग। लड़कियां बहुत आ गई हैं इसमें नाखून रखने में। तो शूर्पम एव नखम अस्याः, शूर्प नखा। अब नकार को यहाँ पर नकार भी कर दिया गया है, तो वहां भी सूत्र संज्ञा वाला ही है वो। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, वो भी संज्ञा में ही कर रहा है। तो शूर्पणखा, वज्र के समान तीखे हैं, बढ़ गए हैं, तो पहने होते हैं, धार होती है उनमें आगे, तो वज्र के समान हो गए तो वज्रनखा। मुख का दे दिया उदाहरण, गौर मुखा, गौरम मुखम यस्याः। और काला मुख है तो कालम मुखम, मुख शब्द नपुंसकलिंग में आ सकता है। तो यहाँ पर जो निषेध किया गया है ये किससे प्राप्ति हो रही थी, स्वांगाचोपसर्जनात् से, उसका अपवाद है ये। यहां तक तो ये निषेध हो गया, लेकिन अगला सूत्र भी है इससे ही जुड़ा हुआ, लेकिन वहां क्योंकि निपातन बने बनाए शब्द पढ़ दिए, तो निषेध होता है नहीं होता है ये सारी बातें फिर नहीं कही जाएंगी, वहां जैसा पढ़ा है वैसा ही अर्थ निकाला जाएगा। तो दीर्घ जिह्वी च छंदसी, दीर्घ जिह्वी प्रथम क्वचनांतम च व्यपदम छंदसी सप्तम क्वचनांतम। तो यहाँ जो शब्द है एक है केवल दीर्घ जिह्वी, और वेद में ये प्रयोग में आता है, तो उसी अर्थ उसी रूप से इसका अर्थ करना है कि दीर्घ जिह्वी शब्द स्त्रियाम नीश प्रत्यांतः छंदसी निपात्यते। अब यहां पर क्या देखेंगे कि दीर्घ का और जिह्वा का समास है, यानी कि दीर्घा जिह्वा अस्याः, वो उससे पुंगवत भाव करेंगे, स्त्रिया पुंगवत भाषित से, तो दीर्घ जिह्वा शब्द बना। और दीर्घ जिह्वा में अब यहां पर इसमें नीश प्रत्यय करके वेद में, और यस्य पीछे लगा करके दीर्घ जिह्वी। तो दीर्घा जिह्वा यस्य किसे बोलते हैं, दीर्घ जिह्वी, अग्नि को। अग्नि की जो लपटें हैं ना वो जिह्वा के समान होती हैं, इसीलिए जो मंत्र में आ रहा है दीर्घ जिह्वी वही देवानाम हव्यम अलेट, देवताओं ने हवन किया, उसमें हव्य डाला गया, आहुतियां डाली गई, और अग्नि ने क्या किया, सारा चाट लिया। अलेट, हव्यम अलेट, हव्य को चाट लिया अपनी जिह्वा से। तो यहां पर भी स्वांगवाची है ना ये जिह्वा शब्द, तो स्वांगवाची होने से लेकिन संयोग उपधा में आ रहा है, तो स्वांगाचोपसर्जनात् का जो निषेध कर दिया गया है, असंयोगोपधात, संयोगोपध होनी चाहिए, तो प्राप्त नहीं था, यहाँ पर निपातन से प्राप्त करा दिया गया है। अब ये भी एक शैली है पाणिनि की कि निपातन करके बना बनाया पढ़ दिया, और यूं भी कह सकते थे कि दीर्घ जिह्वात च छंदसी, दीर्घ जिह्व शब्द से
वेद में नीश प्रत्यय हो जाता है, यूं भी कह सकते थे, तो कोई बात नहीं है। निपातन में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे पीछे विकल्प कहा गया था, किससे? विकल्प से नीश का विधान था ना, अस्वांग पूर्व पदाद्वा से वाकी अनुवृत्ति ला रहे थे ना उसमें, स्वांगा जोप सजनाद संयोगोपधार, तो विकल्प से वहां पर कहा गया था। और यहाँ यदि हम ये कह देते, यानी कि पाणिनि अगर ऐसा बोल देते कि दीर्घ जिह्व शब्द से वेद में ङीश प्रत्यय होता है, तो ङीश प्रत्यय होता है तो इसका तात्पर्य कि हम ध्यान जाता है उस सूत्र पर कि कहना क्यों पड़ रहा है, कि कहना इसलिए पड़ रहा है कि वहां पर असंयोगोपद कहा गया है, लेकिन किस तरह से कहा गया है कि विकल्प से कहा गया है वहां पर, तो विकल्प से ही न होने लगता है यहाँ पर, इसलिए पाणिनि ने निपातन पढ़ दिया कि अब दूसरा शब्द कल्पना में मत लाना, यानी कि दीर्घ जिह्वा नहीं बनेगा, नित्य ही दीर्घ जिह्वी रहेगा वेद में। दूसरा यहाँ संज्ञायाम भी ऊपर से ले लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि दीर्घ जिह्वी शब्द केवल अग्नि के लिए ही आता है, प्राय करके संज्ञा है ये उसकी। अग्नि के बहुत सारे नाम आते हैं, एक जात वेदस शब्द आता है अग्नि के लिए, जात वेदस, उसमें कथा आती है ना उपनिषद में कथा आती है ना कि इनको, अग्नि को, वायु को बड़ा अभिमान हो गया अपनी शक्ति का, तो परमात्मा ने फिर उनके अभिमान को चूर करने के लिए एक पूरी योजना बनाई, बहुत बड़ी कहानी है सारी। तो वहां पर जात वेदस शब्द से अग्नि को कहा गया है। एक तिनका रख दिया उसके आगे, उसको भी नहीं जला पाई वो, तब पता लगा कि मेरे में तो कुछ भी शक्ति नहीं है। उससे पूछा भाई कौन है, कि मैं जात वेद हूँ, जो कुछ भी मेरे सामने आता है मैं सब भस्म कर देती हूँ। कि अच्छा चलो ये तिनका रखा है, करो इसको भस्म। तो सारी शक्ति लगा दी उसने अपनी, कुछ नहीं हो पाया। बड़ा सुंदर कथानक है ये, कि देवों को जो अभिमान हो गया उसको दूर कैसे किया जाए। तो यहां तक जो है ये शब्द स्वांगवाची जो चल रहे थे, तो उसमें अभी और भी रह गया एक शब्द ये, तो उसका सूत्र आगे आ रहा है कि दिक् पूर्व पदार्थ ङीप। दिक् पूर्व पदार्थ पंचम एक वचनांतम, ङीप प्रथम एक वचनांतम। तो दिक् पूर्व पद में बहुरी समास हो ही जाएगा। दिक् पूर्व पदम यस्य, दिशावाची शब्द आएंगे पूर्व पद में। अब तो स्पष्ट है कि अंतिम पद स्वांगवाची ही होगा, प्रसंग उसी का चल रहा है सारा। तो यहाँ पर दिक् पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात स्त्रियाम ङीप प्रत्यय भवति। अब देखो ङीप और ङीश कोई ज्यादा भेद नहीं है, बस स्वर का भेद आ जाएगा, क्योंकि ङीप अनुदात्त रहता है, ङीश उदात्त रहता है, ये अंतर आ जाएगा। बाकी शब्द की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा, ङीप करें या ङीश करें। तो यहाँ जो है जब ये सूत्र कहा जा रहा है कि दिक् पूर्व पद में होता है तो ङीप होता है, इसका तात्पर्य है कि पीछे के जो सूत्र ङीश कर रहे थे अब तक, तो जहां किया गया वो ङीश, जहां निषेध किया गया वो भी सूत्र, दोनों प्रकार के आ जाएंगे, जिन्होंने विधि की है और जिन्होंने निषेध किया है। उन दोनों प्रकार के सूत्रों में अगर दिशावाची शब्द पूर्व में लगा दिया तो अब वहां पर न तो निषेध हो पाएगा ङीश का निषेध बोल रहा हूं मैं, और न ही ङीश हो पाएगा, अपितु दोनों स्थलों पर ङीप होगा। इसलिए ङीप का यहाँ पर सूत्र में, अब ये बीच में केवल इसी सूत्र में है ङीप, आगे जो अनुवृत्ति जा रही है, पहले बताया था ना मैंने, ङीश की अनुवृत्ति 64 सूत्रों तक जाती है, तो वो तो अनुवृत्ति फिर भी चलती रहेगी, यानी वाह सूत्र में फिर ङीश आ जाएगा, केवल इसी सूत्र के लिए है ये ङीप अकेला। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि दिक् पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात स्त्रियाम ङीप प्रत्यय भवति। और उदाहरण जब देखेंगे तो पिछले सूत्रों के विषय वाले ही देखेंगे कि जहां पर ङीश की प्राप्ति का विकल्प था या निषेध था, वहां पर दिशाबाजी शब्द को ले आएंगे प्रारंभ में।
तो जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने प्रांगमुखी प्रांगमुखा। तो प्रांगमुखी प्रांगमुखा में जो प्रांग शब्द है इसका क्या अर्थ है? प्रांग का अर्थ क्या होता है? पहले, दिशावाची लेना है। पूर्व, पूर्व। तो कैसे बनेगा? अंशु, देखो विशेषण के रूप में लेना है हमें। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, हमें मुख का बनाना है विशेषण। तो क्या मुख पूर्व दिशा होता है? बनाओ, कैसे बनाओगे विशेषण? अब देखो यहाँ इन्होंने दिखाया नहीं है कुछ भी, वैसे इन्होंने केवल प्रांग इतना लेकर के समास करके दिखा दिया है। लेकिन प्रश्न तो उठ ही जाएगा ना कि ये प्रांग मुख का विशेषण बन कैसे गए? भाई मुख एक अलग चीज है और प्रांग है पूर्व दिशा, तो मुख दिशा कैसे बन जाएगा? तो क्या अर्थ लेंगे? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में मुख का तात्पर्य पूर्व दिशा की ओर मुख, तब तो हम कह सकते हैं। तो फिर पूर्व दिशा में ये अर्थ कैसे निकालेंगे अब प्रांग का? तो ठीक है, हमारे सामने प्राच शब्द है भाई, ऋत्विक दध्रिक सूत्र से क्विन प्रत्यय करके ये बन जाता है। और वहां पर ऋत्विक दध्रिक से क्विन करके अनिर्ताम से अंशु धातु के अनुनासिक का लोप कर देते हैं, तो प्राच शब्द तो बन गया। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में जब बनाते हैं तो उगितष्ट से ङीप करते हैं, तो दिशावाची बनाना ना हमें। अब दिशा दिक शब्द स्त्रीलिंग का है। अभी तक जो हमने ऋत्विक दध्रिक से प्राच बनाया ये दिशावाची नहीं बना अभी, इसका अर्थ केवल मात्र हो गया पहले, बस। अब दिशावाची अर्थ, दिशा का विशेषण बनाना है तो स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। स्त्रीलिंग बनाने के लिए उगितष्ट से ङीप करके बन गया प्राची। अब ये दिशा का वाचक हो गया, यहां तक आ गए। अब यहाँ पर प्राची शब्द के साथ में हम मुख का समास करेंगे वास्तव में देखा जाए तो। प्राची शब्द का मुख के साथ समास करेंगे, लेकिन मुख तो प्राची नहीं है। तो अब प्राची शब्द में विभक्ति लाएंगे, फिर प्राच्याम दिशि, पूर्व दिशा में मुख है जिसका, तो प्राच्याम दिशि मुखम यस्याह। अब जब इस तरह से विग्रह किया जाएगा तो इनको दिखाना चाहिए ना सिद्धि में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यहाँ सीधा इन्होंने प्रांग शब्द को ले लिया, यानी कि प्राच शब्द को ले लिया। लेकिन प्राच्याम से प्राग तक कैसे पहुंचेंगे ये भी तो आवश्यक है देखना। तो प्राच्याम दिशि विग्रह करके अब सप्तमी के अर्थ में वहां प्रत्यय करना फिर आवश्यक हो जाएगा। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग् देश कालेषु अस्ताति ही, अस्ताति प्रत्यय लाना होगा कि नहीं? विशेषण बनाने के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे हमें। तो अब यहां पर जब अस्ताति प्रत्यय आएगा तो अब उसको हटाना होगा फिर। तो कौन सा सूत्र है वहीं देखो एक, उसी के आगे बोलना सूत्र और नीचे को दक्षिणोत्तराभ्याम अतः विभाषा परावराभ्याम अंचेर्लुक, अंचेर लोक, यानी अंशु धातु है ना इसमें अंत में, प्राच में, प्राच्याम दिशि, प्राची में अंशु धातु जो अंत में आ रही है, तो अंचेर लोक। तो अंचेर लोक से फिर यहाँ पर उसका लोक कर देंगे, किसका? अस्ताति का। अब अस्ताति का लोक कर दिया तो अब प्राची रह गया केवल मात्र। अब प्राची अब लुक हो गया, तो लुक में ये होता है नियम कि आपने तद्धित प्रत्यय का लुक किया है, क्योंकि अस्ताति तद्धित संज्ञक है ये, तो स्त्री प्रत्यय को करना पड़ेगा लुक तद्धित लुकी, जो पहले अध्याय में आ चुका है। तो अब क्या हुआ, ये स्त्री प्रत्यय कौन सा था यहाँ पर? नीप, वो भी हट गया। इतना सारा होने के बाद अब जो बचा केवल प्राच शब्द। अब इस प्राच का अर्थ पूर्व दिशा नहीं है या पूर्व ये भी नहीं है। क्या अर्थ है इसका?
पूर्व दिशा में होने वाला, अब ये अर्थ है इसका, अब बन गया ये मुख का विशेषण। यानी पूर्व दिशा में होने वाला जो मुख है, ऐसा मुख है जिसका प्राच्याम दिशि मुखम यस्या। तो यहां इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, ये सब छोड़ दिया, बस इतना कह दिया है प्रांग मुखम यस्या। तो बड़ा एक विचित्र सा लग रहा है कि मुख का विशेषण प्रांग बन कैसे गया। हुँ? अगर हम प्रांग का अर्थ दिशा ना भी लें, केवल ये ले लें पूर्व, पूर्व मुख है जिसका, इसका अर्थ क्या होगा, यानी पहले मुख है जिसका, तो पहले मुख है, और पीछे मुख है, पीछे मुख किसका होता है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। अब ये प्राच शब्द जो रह गया है स्त्री प्रत्यय हटा करके लोक तद्धित लोकी, उसका आप जो समास कर लेंगे तो प्राच में फिर क्विन प्रत्यय, क्योंकि दोनों समास का प्रत्येक शब्द एक पद होता है, और पद के अंत में जब आ रहा है तो क्विन प्रत्यय से कु से तो भी करेंगे, है ना। प्राक, और फिर प्राग, जलामिषवन्ते, और फिर यरोनुनासिके, नासिक होगा प्रांग। इस तरह से बनेगा ये। तो प्रांग मुखी प्रांग मुखा, इस सूत्र ने क्या किया, इस सूत्र ने दिशावाची पूर्व पद में होने के कारण से ङीप कर दिया है। अब तो ङीप करने से यही है कि अनुदात वो अनुदात रहेगा ये, और बहुरी समास किया गया है तो पूर्व पद का स्वर रहेगा। स्वर दिखाया नहीं है इन्होंने, देख लेना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ऐसे ही नासिका शब्द के साथ में, तो प्रांग मुखा में तो प्राप्ति हो रही थी स्वांगा चोप सजनाथ से, विकल्प से, और नासिका में प्राप्ति हो रही थी, उसमें पढ़ाई है सूत्र में, नासिका पढ़ा है ना अगले ही सूत्र में, नासिको दरोक्ति, नासिक। वो उससे प्राप्ति हो रही थी, इसलिए नी प्रत्यय कर दिया। और विकल्प, यहाँ पर एक चीज और भी है ध्यान रखने की बात, कि ये जो सूत्र है ये पिछले सूत्रों का विषय बन रहा है, तो वहां ये भी ध्यान रखना है कि पिछले सूत्रों में जहां विकल्प से ङीश कहा है वहां विकल्प से ङीप हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां, जैसे यहाँ पर देखो प्रांग मुखी प्रांग मुखा, तो यहाँ पर स्वांगा चुप सजना, इससे विकल्प से ही तो कहा था ङीश, तो इसने विकल्प से कर दिया यहाँ पर ङीप। विकल्प से अगर विधान है ङीश का और उसका ये अपवाद बन रहा है, तो ङीप भी यहाँ पर विकल्प से हुआ। तो दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर, दूसरे पक्ष में क्या वहां पर ङीश कर दें अब उस सूत्र से, नहीं। तो नियम ये होता है कि जहां पर उत्सर्ग और अपवाद दोनों में विकल्प आ जाए, तो उस अवस्था में फिर ये हमें दोनों में, ऐसा नहीं है कि अपवाद के दूसरे पक्ष में हम उत्सर्ग को लगाने लगे, वहां टाप करेंगे अब। तो प्रांग मुखा ये बनेगा दूसरे पक्ष में। ऐसे ही प्रांग नासिकी प्रांग नासिका, संयोग उपध होने के कारण से जो उदाहरण दिखाया वो आगे है, ये तो नासिका का हो गया। अब संयोग उपध में जैसे प्राग गुल्फा, अब यहां पर क्या है, जब सूत्र कह रहा है स्वांगा चोप सजनाथ असंयोग उपधात, संयोग यदि उपधा में है तो विकल्प से वो ङीश नहीं कर रहा है, अर्थात निषेध कर रहा है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्या होगा फिर, यहां भी जो है अगर दिशावाची पूर्व पद में आ गया है, तो जैसे इसने कहा था ना कि ङीप होता है, ये बात हो रही थी, तो ठीक है, जहां विधान है करने का वहां होता है बोला जाएगा, जहां निषेध है वहां पर निषेध बोला जाएगा। तो वहां पर निषेध बोला जाएगा तो वहां प्राग गुल्फा बन गया, केवल वहां पर टाप प्रत्यय हो गया। ऐसे ही न क्रोडादि बहुवचन में निषेध किया गया है, तो वहां पर ङीप का भी निषेध हो जाएगा, दिशावाची पूर्व पद में होने पर भी वहां निषेध हो जाएगा। तो पूर्व सूत्रों के विषय के साथ जोड़ते हुए इस सूत्र का अर्थ बनेगा कि जहां पर निषेध किया गया है, जहां पर विकल्प किया गया है वहां विकल्प से होगा, जहां निषेध किया गया है वहां निषेध होगा। दो ही बातें हैं, नित्य वाला तो है नहीं कहीं, यहाँ पर विकल्प है और निषेध है। तो प्राग क्रोड़ा, प्राग जघना, ये बहुवच होने से निषेध था यहाँ पर, न क्रोडादि बहुवचन में। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।
ओम ओम ओम